भारतीय वज़ीर आज़म मोदी साहब और उनके वज़ीर दिफा फिर धमकियां देने पर आ गए, और ख़ास तौर पर सर क्रीक के हवाले से। इस वक्त वजह क्या है? बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। दूसरी रीजन जो मोदी साहब ने खुद कहा, कर्जा मेरे ऊपर बहुत बड़ा है और मैं जरूर उतारूंगा। ये एडमिशन है हारने की, मार खाने की। ये बताएं कि मई की जंग हुई 2025 में, इसमें हुआ क्या क्या था? मतलब बहरिया का जो रोल था क्या था? 4 गुना बड़ी नेवी डर के मारे एक जहाज बाहर नहीं आया कि 2-2 हाथ हो जाए। 71 पे बड़े वो चर्चा करता है। हमारा तो काम ही यही है, जहां मौका मिले गुजरात पहुंच जाते हैं। अच्छा, हाँ, बेमार 4.5। 71 में भी हमारी सबमरीन थी एक हंगोर। इंडियन नेवी के 2 जहाज थे वहां। जब वो बाहर आए, इस सबमरीन ने अपनी पोजीशन ली, पहला ही टॉर्पीडो मारा पहले जहाज को और वो लंगड़ाता हुआ वहां से भाग गया। दूसरा टॉर्पीडो मारा, उस जहाज को सेंटर में लगा, पूरा जहाज के पर्चे हो गए। वहाँ के लोगों ने बहुत तनकीद की, मीडिया ने भी उनको बहुत रुस्वा किया भारत को ना। एक डायरेक्शन टॉप लेवल से आती है। अच्छा, ये स्टेट पॉलिसी थी उनकी जो मीडिया दिखा रहा है यार, ऑफ कोर्स। जो उनका कैरियर आगे मूव हुआ तो हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क वहाँ काम कर रहा था। ये चीजों पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान नेवी के पास बहुत लंबी रेंजेस के हवाई जहाज हैं। उसको बड़ी दूर से ट्रैक करके रखते हैं कि अब कहाँ पहुंचा और कब कहाँ पहुंचा और कौन हमें थ्रेट कर रहा है। सर क्रीक है क्या, ये भी पता है? सर क्रीक असल में है बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस दफा वो सर क्रीक की बात क्यों कर रहा है? इसके करीब और जवार में ऑयल एंड गैस के ज़खायर बेअंदाजा हैं। पूरे एशिया में वन ऑफ द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड सर क्रीक। क्या आप समझते हैं कि भारत की इतनी इस्तेदाद है, वो कराची पे हमलावर हो सकता है? मेरा शॉर्ट आंसर होगा, कर सकता है। नेवी इंटेलिजेंस वो इस सारे मामले को कैसे देख रही है? हमने क्या चूड़ियां पहनी हुई हैं? दोबारा जंग होगी? ये पॉसिबिलिटी जो है वो आप कभी रूल आउट नहीं कर सकते। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी पावर कास्ट में हमारे मेहमान हैं कमोडोर उबैदुल्लाह। ये पाकिस्तान नेवी में अहम तरीन ओहदों पे फाइज रहे, जो अस्करी बहरी अम्बूर हैं, उनके ये एक्सपर्ट समझे जाते हैं। आज इनसे हम बात करेंगे कि मई की जंग में जो पाकिस्तान ने भारत के साथ किया या जंग में जो कुछ हुआ, और भारत की हालिया धमकियाँ जिसमें वो कराची और पाकिस्तान को जो है इबरत बनाने की जो है वो बातें कर रहा है। मतलब बातें नहीं कर रहा, बल्कि भड़के मार रहा है। लगता है उसने जो मई की जंग है उससे अभी तक सही तरह इबरत हासिल नहीं की। साहब कैसे, खैरियत से हैं? जी, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। अभी तो हम जो भारत की हालिया धमकियों पर तो बाद में बात करते हैं, धमकियां भी नहीं जो गीदड़ बक्की हैं, लेकिन पहले तो आप ये बताएं कि मई की जंग हुई 2025 में, इसमें हुआ क्या क्या था? मतलब बहरिया का जो रोल था क्या था? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान नेवी ने अपनी दोनों बाकी पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स के साथ मिलके एक बहुत ही उम्दा स्ट्रैटेजी बनाई कि इस बात को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। और ये ज़रूरी नहीं है कि अब तक जितनी और जैसी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल होती रही है बहरी जंग में, उसी को दोबारा रिपीट किया जाए। अच्छा। यानी एनिमी को सरप्राइज दिया जाए। वरना हमारा काम तो ये था कि हम उनके घर जाके मार के आते थे। हाँ। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि 1965 की जंग में, उस वक्त भी और 1947 में भी और आज भी पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी का तनासुब जो रहा है वो 1:4 का रहा है, और आजकल ये तनासुब बढ़ के 1:5 का हो गया है। ना करें। और आप ये जरा सोचें थोड़ी देर के लिए कि 1965 की जंग में, मतलब वो हमसे 5 गुना बढ़े, हमसे 5 गुना आज भी बड़े हैं। 1947 में हमसे 4 गुना बड़े थे, अब मजीद फासला बढ़ता जा रहा है। अच्छा। मगर 65 की जंग जब शुरू हुई, हाँ, तो ये एक ऐसी फौज जो दुश्मन से 4 गुना कम थी, हाँ, वो उनके घर जाकर उनको मार के आई, और वो मार्का कभी जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। अच्छा। हमारी एक सबमरीन थी, हाँ, यहां से 800 किलोमीटर दूर उनके घर जाके
बम्बे की बंदरगाह पे जाके बाहर खड़ी हो गई। अच्छा। और जनाब उसने ललकारा हाँ। कि है कोई माई का लाल जिसको दूध पिलाया हो उसकी माँ ने, तो बाहर आ जाओ और दो दो हाथ हो जाएं। ना करें यार। सर पूरी जंग गुजर गई, हम्म। पूरी जंग गुजर गई, एक जहाज भी उनका अपनी बंदरगाह से बाहर लड़ने नहीं तो आया। वो सबमरीन वहां कितने देर से खड़ी रही? वो जंग शुरू होने से पहले ही हमने पहुंचा दी। ओके, और कितने फासले पे थी और बम्बई से? वो बंदरगाह के मुंह दहाने पे खड़ी थी। और वहां से हमले भी कर रही थी? नहीं, वो तो इंतजार कर रही थी अपने शिकार का। हाँ। और शिकार पूछें कौन था? कौन था? शिकार था उनका एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। और आप ये जान के और आपके नाजरीन जान के हाँ। मतलब महजूज भी होंगे और फख्र भी करेंगे कि इतनी दहशत थी उस हमारी सबमरीन की कि उन्होंने इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो अपना था उसको बंदरगाह के अंदर मर्चेंट शिप, सौदागरी जो जहाज होते हैं ना, तो सामान ले जाते हैं, उनके दरमियान घुसा के रख दिया था कि कहीं इसको पाकिस्तान नेवी वाली सबमरीन डुबो ना दे, अगर बाहर निकले तो डुबो देगी। और दूसरी तरफ क्या हुआ इसी जंग में कि 230 माइल्स, अबाउट 400 किलोमीटर का सफर तय करके हमारे 7 जंगी जहाज, पानी के जहाज, वो यहां से 400 किलोमीटर का फासला तय करके, और वो वहां पर सोमनाथ का जो मंदिर उनका है, यानी वो ऑपरेशन सोमनाथ कहलाता है, असल में वो ऑपरेशन था। उसके बाद उस पर उनके पानी में उनकी जमीन से 5 किलोमीटर सिर्फ दूर, बस वहां जाके इन सारे जहाजों ने जो सामने आया तबाह बर्बाद करके रख दिया। और वो मुकाम कौन सा था सर? मुकाम इसी का, धवारका। गवार। ऑपरेशन का नाम था सोमनाथ। आपको सोमनाथ याद है ना? सोमनाथ का मंदिर तबाह किया था। हाँ। ये इसका नाम था ऑपरेशन सोमनाथ, और ये जगह का नाम था द्वारका। और जगह कौन सी थी? यही अपनी मोदी साहब की, गुजरात। अच्छा। हमारा तो काम ही यही है, जहां मौका मिले गुजरात पहुंच जाते हैं। अच्छा। हाँ, दे मार 4.5। अच्छा। तो ये हम वहां गए, हाँ। और वहां पर एक रेडार स्टेशन था। अच्छा, उनका पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क नाकाम हो गया? एक तो इंटेलिजेंस नेटवर्क नाकाम हो गया, और उससे बढ़ के ये बात थी, डर के मारे 4 गुना बड़ी नेवी, डर के मारे एक जहाज बाहर नहीं आया कि दो दो हाथ हो जाएं। इन्होंने 5 किलोमीटर, आप समझ रहे हैं ना, टेरिटोरियल वाटर 10 होता है, उसके अंदर घुस के, और वो सारे रेडार स्टेशन को और उसको तबाह किया। जिसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा यह निकला कि जनाब उनकी फौज का, उनकी नेवी का, उनकी पूरी कौम का जो मुराल था वो गिटों में आ गया। वो इसलिए आ गया कि उन्होंने कहा कि हम इनसे 4 गुना बड़े हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास है, जिस पर वो आजकल भी आपको पता है बड़ी बातें करते हैं। हाँ। और मैं उसका भी बताऊंगा कि वो इस वाली जंग में उन्होंने उसके साथ किया क्या। हाँ। तो ये बात थी कि हम तो कभी अददी बुनियाद पर लड़ते ही नहीं है। हाँ। हमने तो अपनी इस्लामी तारीख में, आपको जंगे अच्छा, वो ओहद और 71 बदर याद होगा। 65 का 71 पे बड़े वो चर्चा करता है। 71 की बात भी कर लेंगे हम। हाँ। 71 में भी हमारी सबमरीन थी एक हंगोर। हाँ। वो गई वहां पर उनके इलाके, वही फिर गुजरात के करीब। हाँ। हमारा तो काम ये देखना टारगेट अपना क्या है। हाँ। वहां गई, और उसने इंडियन नेवी के 2 जहाज थे वहां जो मुकाबला करने, पर्पसली बिल्ट जहाज थे सबमरीन मारने के लिए। ओके। जब वो बाहर आए, इस सबमरीन ने अपनी पोजीशन ली, और इसके जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो अहमद तस्नीम साहब थे, कमांडर अहमद तस्नीम। उन्होंने ऐसी पोजीशन ली, पहला ही टॉर्पीडो मारा पहले जहाज को, और वो लंगड़ाता हुआ वहां से भाग गया। ठीक है। अच्छा।
किरपान नाम था। हाँ इंडियन नेवी शिप किरपान। हाँ और दूसरा जहाज था उनका कुकरी। हाँ इस शेर के बच्चे ने दूसरा टॉर्पीडो मारा, उस जहाज को सेंटर में लगा जहां एमुनिशन रखा होता है। पूरा जहाज के परखचे उड़ गए। माशाल्लाह। एंड विद इन 2 मिनट्स 167 ऑफिसर्स, सेलर एटसेट्रा सारों को जमीन की तह गहराइयों में पहुंचा। 167। और फिर क्या हुआ? वहां पर कोई उनको बचाने नहीं आया। आमतौर से ये होता है कि जब जहाज अपना हिट हो जाए तो दूसरी फोर्सेस आती हैं कि जो लोग बच गए उनको उठा लें। बिल्कुल ऐसे ही। 2 दिन तक वहां कोई नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि हम जाएंगे तो वहां तो सबमरीन बैठी थी और वो हमें भी डुबो देंगी। लेकिन सबमरीन वॉरफेयर एक ऐसी चीज होती है कि अगर आपका पता लग जाए सबमरीन का कि यहां मौजूद है तो 99% खत्म। तो हमारी सबमरीन का तो उनको पता लग गया क्योंकि हमने तो एक जहाज को डैमेज किया और दूसरे को तबाह किया। सही है। और ये भी मैं आपको बता दूं और आपके सुनने वालों को, पूरी दुनिया में पाकिस्तान नेवी एक सिर्फ वाहिद फोर्स है और उसका जो रिकॉर्ड है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेके आज तक, आज मीन टुडे, किसी भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ने जैसी हमारी थी आज तक कोई भी जंगी जहाज दुश्मन का तबाह नहीं किया। सिर्फ पाकिस्तानी ये सबमरीन? सिर्फ पाकिस्तान नेवी को एजाज हासिल है कि आज तक वो 60-70 साल गुजरने के बावजूद ये रिकॉर्ड हमारा अभी भी कायम है। अच्छा। तो बात ये हो रही थी कि उस वक्त क्या था, यानी हम कैसे लड़ते थे। आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि भाई ये कौन सी स्ट्रैटेजी थी, ये कौन सी तरबियत थी, ये कौन सा हिसाब किताब था कि अपने से 4 गुना बड़ी तो नेवी के घर जाके मार के आओ। ये तो आपने 65-71 सुनाया। मई में जो है ना, हाँ, लोग ये बड़ा सुनना चाहते हैं। मई में क्या? मई भी सुनाएंगे आपको। हाँ, पहले तो मई 2025। जी सर, मैं मई 2025 की बात करूंगा। अच्छा। आप ये देखिए हाँ कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान पे 7 मई को हमला किया। बिल्कुल। इंडियन आर्मी ने इसी तरह हमारे लैंड बॉर्डर पे आके फायरिंग की, उनको अटैक किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी जंग हुई, इतनी इंटेंस जंग हुई, आर्मी ने उधर जाके अटैक किया लैंड बॉर्डर पे, एयरफोर्स ने उनके अटैक किया हमारे यहां पर पाकिस्तान में। ये क्या चीज थी कि जो इंडियन नेवी ने एक गोली नहीं चलाई? इंडियन नेवी को किस चीज ने रोका था? इंडियन नेवी, मैंने बताया, आज 1:5 की रेशो में है। और वो जो कैरियर वैरियर था जो आप पूछ रहे थे उसका भी बताता हूं। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं और सुनने वालों को बताना चाहता हूं कि आर्मी ने अटैक कर दिया, एयरफोर्स ने कर दिया, पूरी जंग खत्म हो गई, एक छोटी सी गोली नहीं चलाई इंडियन नेवी ने हमारे ऊपर। और क्या किया? जबकि सबसे ज्यादा मीडिया में जो फेक न्यूज और इनकरेक्ट न्यूज, और मतलब ऐसी कि हंसी भी ना आए, बहुत ही बेकार, कि जी कराची को फतह कर लिया है, पोर्ट जल रही है और पता नहीं लालू खेत पहुंच गए हैं। अरे भाई कहां पहुंच गए? इस किस्म की बदतमीजी, गैर तहजीब याफ्ता और इस किस्म की गलत इंफॉर्मेशन दुनिया में मजाक अपना उड़ाया, उन्हें अपना उड़वाया। उनका मीडिया क्या कोई यहां पर गोली चली? नहीं चली। अब आपके सवाल पे ये आता हूं कि ये फिर आपने, उबैदुल्ला साहब, ये बताइए कि फिर किया क्या था? हाँ, देखिए, हमारी नेवी का और उनकी नेवी का मिजाज भी फर्क है और सोच भी फर्क है। उनकी जो नेवी है वो एग्रेसिव नेवी है, ब्लू वाटर नेवी है, बड़ी नेवी है, 5 गुना बड़ी है। तो उनका दिमाग जो है ना वो सिर्फ वेपन, सेंसर, नंबर,
भाई हम तो जज्बे से लड़ते हैं, हम अपनी तारीख को सामने, जंगे ओहद और बदर को सामने रख के लड़ते हैं। हमने तो 65 में 71 में दिखा दिया कि हम कम होने के बावजूद क्या कर सकते हैं तुम्हारे घर आके। तो इस दफा भी वही किया हमने, मगर दुश्मन को ये नहीं पता लगा कि हमने क्या किया। वाह, नहीं करे। और इस खौफ से, आप सोचें कि इस खौफ से ये गोली नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल मार देंगे, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर चल रहा है, और पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर का भी सुन लें आप, और जो सुनने और देखने वाले हैं वो भी सुन लें। 65 की जंग हुई तो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर छुपा दिया बंदरगाह के अंदर सौदागरी जहाजों के दौरान जो कार्गो ले जाते हैं। 71 की वॉर हुई तो ये इतना बड़ा कैरियर अपने ईस्ट कोस्ट पे विशाखापट्टनम में ले जाके बांध दिया कि यार ऐसा ना हो कि कहीं ये तबाह हो जाए। अरे जब इतना बड़ा कैरियर रखा था तो इतना बड़ा दिल भी तो होता कि मैदान में लेके आते। मगर उसका मसला ये होता है कि जब कैरियर ऑपरेट करता है ना कहीं ऊपर बाहर आके, उसकी अपनी हिफाजत के लिए 10-15 जहाज चाहिए होते हैं। तो उनका कैरियर, उन्होंने सोचा यार 65 में तो हमारा कैरियर बाहर नहीं आया, 71 में भी नहीं आया, अब मई 2025 में हम कैरियर को बाहर निकालेंगे और बड़के मारेंगे कि जनाब हम आ गए। उनका कैरियर बाहर आया। अच्छा, आया इधर? हाँ, उनका कैरियर बाहर आया, अपने घर से बाहर आके वहीं खड़ा रहा और अचानक खूब बड़के मारता रहा, मैं बाहर आ गया हूं, ये हो गया है, और उनकी नेवी भी आ रही है। उनमें से ना कैरियर और ना बाकी जहाज, कोई भी अपने हुदूदों से बाहर नहीं आए कि वो इस हुदूद से आए पाकिस्तान की तरफ कि हमारे लिए खतरे का बाइस हो। क्यों? उनके पास, उनके ऊपर दहशत थी हमारी सबमरीनों की, उनके ऊपर दहशत थी कि हम कहां हैं। अच्छा, पाकिस्तान नेवी मुकम्मल तौर पे चौकस थी 100%। और तैयारी की नौयत क्या थी? तैयारी की नौयत ये थी, आपको हमने बताया ना, हम तो तैयारी जो है। अच्छा, इस दफा पाकिस्तान नेवी ने खुद आगे मूव नहीं किया? यही तो स्ट्रेटेजी कहलाती है कि हालात को देखकर, वाकयात को देखकर, सिचुएशन को उस वक्त असेस करके क्या उनसे जाके भिड़ जाना बेहतर है, या हम, तो हमारा जो सोच है, हमारी जो नेवी है, या हमारी जो एम है, वो ये है दो बुनियादी, कि दुश्मन की फौज वहां तक ना पहुंचे, यानी दुश्मन का कैरियर, दुश्मन के शिप उस जगह तक ना पहुंचे जो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए खतरे का बाइस हो। अच्छा, मसलन उनके बहरी जहाजों पे बहुत जबरदस्त मिसाइल लगे हैं, ब्रह्मोस, वो 400 भी क्या, 400 चलें, 450 किलोमीटर भी कर लें, हैं वो 400 किलोमीटर के, वो लगे हुए हैं, वो उनको लेकर निकले और आए आगे। उन्होंने कभी भी 700 किलोमीटर से आगे नहीं आए हमारी तरफ। जो फासला रहा वो 700 किलोमीटर का रहा। 700 किलोमीटर से करीब ही नहीं आए। अब अगर वो 450 किलोमीटर का मिसाइल मारते तो कहां गिरता? तो इसकी वजह क्या है आपके ख्याल में? इसकी वजह हमारी दहशत है, इसकी वजह हमारी ट्रेनिंग है, हमारा अज़्म। अच्छा, पाकिस्तान नेवी के पास जो मिसाइल हैं उनकी मैक्सिमम रेंज कितनी है? बिल्कुल टक्कर की है। अच्छा जी, उनकी अच्छा, एक रात आपको याद होगी जब टीवी पर खबरें शुरू हुई इंडिया मीडिया से कि कराची को तबाह बर्बाद कर दिया है, कराची पे जहाज डूब गए, अपनी पोर्ट पे तबाही हो गई, तो यहाँ के शहरी तो जब जंग होती है लोग डर जाते हैं, तो कराची के शहरी जो इतने बहादुर थे वो पोर्ट देखने के लिए रवाना हो गए, भाई कहाँ तबाही हुई। तो उस रात हो क्या रहा था? उस रात सिर्फ मीडिया खेल रहा था इंडिया। लेकिन ये भी तो खबरें थी कि उनका जो कैरियर वहां से रवाना हो गया है। मैंने आपको अर्ज किया ना, 65 की वॉर में कैरियर बंदरगाह से नहीं निकला, 71 में नहीं निकला, इस दफा वो निकला, वो बाहर आया 10, 15, 20, 50 किलोमीटर अपने घर से बाहर, जिस रात ये खबरें चल रही थी। हाँ, अच्छा, बाहर आया। यही बहुत बड़ी खबर थी इंडिया के अवाम के लिए कि हमारा कैरियर अब निकल रहा है, जा रहा है उनकी तरफ। 50 फोटोएं खिंचवाई, वीडियो बनाई और चला देंगे, बस जा रहा है।
उन्होंने बोला कराची तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। उन्होंने ये सोचा था कि वो आगे आएंगे और हमसे दो दो हाथ करेंगे। सही है। हमने कहा तशरीफ लाइए। बिल्कुल। मगर 700 किलोमीटर 600 किलोमीटर से कभी वो अंदर नहीं आए और हमारे लिए पूरी जंग के दरमियान किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था। और हमारे जो आपने बात की कि जी वो लोग डरे जाएंगे, यहाँ तो उल्टा काम हुआ। यहाँ तो उल्टा लोग सीबी पहुंच गए भाई, वो सीबी पहुंच गए, वो कराची हार्बर पहुंच गए, वो कोई कहीं पहुंच गया, चूंकि उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन सा नाजाबाद पहुंच गए हमारी फौज है। अब बताइए, इसका आदमी मजाक नहीं उड़ाएगा तो और क्या होगा। लेकिन उनके मीडिया का भी वहां के लोगों ने बहुत तनकीद की, मीडिया ने भी उनको बहुत रुस्वा किया भारत को ना। ये मजमूई तौर से एक डायरेक्शन टॉप लेवल से आती है कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं उसको 10 गुना बढ़ा के बताओ। ओके। ये नहीं सोचा था कि जब आप 1 गुना पे ही आओगे तो आपकी हम अच्छा, ये स्टेट पॉलिसी थी उनकी जो मीडिया दिखा रहा यार, ऑफ कोर्स पूरी की पूरी स्टेट पॉलिसी थी विच वाज बीइंग फॉलोड बाय द मीडिया, बाय प्रेस, बाय व्लॉगर्स, बाय पॉडकास्ट, बाय एवरीबॉडी। ओके। मगर उन सब का उनको शर्मिंदगी हुई और कोई हम क्योंकि दुश्मन है, हम ये कह रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया में आ गया ना। एक सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहें तो नहीं देना चाहें तो, हसास नौयत का सवाल है। तो वो जो उनका कैरियर आगे मूव हुआ, तो हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क वहाँ काम कर रहा था, हमें उनकी सारी मूवमेंट पता थी, वो किस हद तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या क्या कर। सबसे इंपॉर्टेंट काम ही यही होता है। अच्छा। कि सरप्राइज ना हो किसी किस्म का। क्या ना हो सरप्राइज कि भाई हमें पता ही नहीं है कि उनका कैरियर कहाँ है, उनके हवाई जहाज कहाँ हैं, उनके पानी के जहाज कहाँ हैं। और ये चीज़ों पर नज़र रखने के लिए पाकिस्तान नेवी के पास बहुत लंबी रेंजेस के हवाई जहाज हैं। यानी नेवी के पास अपने हवाई जहाज ऐसे हैं कि जो सबमरीन को मार सकते हैं, जो सबमरीन को डिटेक्ट कर सकते हैं, जो उनके जहाज़ों को, उनकी मूवमेंट को, कैरियर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, तो उसको बड़ी दूर से ट्रैक करके रखते हैं कि अब कहाँ पहुंचा और कब कहाँ पहुंचा और कौन हमें थ्रेट कर रहा है। हमारी ज़बान में इसको कहते हैं एरिया डिनाइल। हम उस एरिया में दुश्मन को नहीं आने देंगे। हम दूर पीछे बैठे हैं, हम अपने से 400-500 किलोमीटर का वो जो एरिया है, इसमें दुश्मन को नहीं आने देंगे कि हमारे लिए किसी खतरे का बाइस हो। वरना मुझे ये बताएं, जब उनकी आर्मी ने इतने अटैक मारे और एयरफोर्स ने, नेवी ने कौन नहीं मारे, एक गोली तो चला देते। अच्छा, इसका मतलब ये कि उनकी नेवी जो है वो बहुत ज्यादा खौफजदा है पाकिस्तान की नेवी से। वो क्यों नहीं होगी ना, मैंने आपको बताया कि 65-71 हम लोग अददी बुनियाद पर नहीं लड़ते। उनका काम तो ये है कि भाई वेपन, सेंसर, प्लेटफॉर्म, सबमरीन, शिप हमारे पास बहुत हैं और उसी हिसाब से उनका एटीट्यूड हो जाता है और वही एटीट्यूड उनको ले गुजरता है। अच्छा, ये वो आप समझते हैं कि जो मई 2025 की जंग में वो कौन सा नाजुक तरीन लम्हा था जिस लम्हे पाकिस्तान नेवी को इस बात का एहसास हुआ कि अब बहरी जंग शुरू होने वाली है? देखें, सबसे जो डेलिकेट टाइम होता है वो सबमरीन की डिप्लॉयमेंट होती है। सबमरीन की ये बहरी हिकमत जी बहरी हिकमत अमली में अपने सबमरीन, हम तो बुनियादी तौर से डिप्लॉयमेंट की थी इंडिया ने। मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे जो जंग होती है उसमें हम तो बुनियादी तौर से एक दिफाई फौज हैं, सही, डिफेंसिव फोर्स हैं। लेकिन इस डिफेंसिव फोर्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे पंच हैं कि जो हम ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। और उन ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म में एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, एक सबमरीन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसको हम उनके घर ले जाके और वहां से अटैक कर सकते हैं। तो किसी भी नेवी, पाकिस्तान नेवी हो या कोई भी नेवी हो, उसके लिए 2 बातें सबसे जरूरी होती हैं। एक, मॉनिटरिंग इंटेलिजेंस ऑन द एनिमी, कि उसका जहाज कहां जा रहा है, उसका पानी का जहाज। इंटेलिजेंस होती है या मशीन इंटेलिजेंस होती है? बोथ, बट ज्यादा जो है इंटेलिजेंस एट सी इज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस।
हमने एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत अपने हवाई जहाज़ों में, अपने पानी के जहाज़ों में, अपनी सबमरीन में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम लगा रखे हैं जो मोस्ट मॉडर्न हैं, जो बगैर ट्रांसमिशन किए हुए, यानी आप जब बोलेंगे ना कोई तो आवाज किसी को जाएगी, जब बोले बगैर आपके पास ऐसी आंखें हों कि आप दूर बैठे दुश्मन को देख सकते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तहत हम उनकी मूवमेंट पे नजर रखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि मॉनिटरिंग ऑफ द सिचुएशन, उसी के हिसाब से फिर एक्शन होता है। अच्छा, भारत की जो सबमरीन थी 2025 की जंग में, इनकी डिप्लॉयमेंट हो गई थी? देखें, वो जब तक सबमरीन डिटेक्ट नहीं हो, इस बात का डायरेक्ट जवाब नहीं दिया जा सकता कि उन्होंने सबमरीन डिप्लॉयमेंट की थी। अच्छा, फिर आपकी बात का मतलब ये हुआ कि इस पूरी जंग में वो लम्हा नहीं आया जहां आप ये सोच सकें, या पाकिस्तान नेवी ने सोचा हो कि अब जो है वो नेवी पे मार्का या बहरी मार्का शुरू होने वाला है? इस ऐसा होता है। नहीं, एक सवाल इसको समझने के जी लिए, जी, सवाल मेरा बेसिक ये है कि इस पूरी जंग में वो लम्हा आया था जब पाकिस्तान नेवी ने सोचा हो कि अब जो है वो लम्हा आ गया है, कि किसी लम्हे भी? नहीं सर, अगर ये जो लम्हा आने की बात है ना, समरी एक बात समझ लें कि इस पूरे खित्ते में इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस पूरे तमाम खित्ते में सबसे पुराने और सबसे तजुर्बेकार खादिम की फौज है। पाकिस्तान नेवी इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सीजन्ड ऑपरेटर्स ऑफ सबमरीन इन द एंटायर एरिया। तो हमें पता होता है ये इंटायर एरिया में कौन कौन से मुल्क आ रहे हैं? सारे मुल्क, चीन भी, यानी इंडिया भी है, ईरान भी है, पूरी पर्शियन गल्फ भी है, जितने ये यहाँ के मुल्क हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश है, वो चीन भी कह सकते हैं। सबसे नहीं, सबसे पुराने ऑपरेटर सबमरीन के हम हैं। अच्छा, सबसे, तो इसलिए सबसे समझदार भी हम हैं। मैं तो कहता हूं कि ये वो गेम है कि उनको नहीं आता। अगर उन्होंने ये गेम खेलना है हमारे साथ सबमरीन का, तो जरा सीख कर आए। इसलिए वो आती नहीं है? मैं जी, आती नहीं इसलिए? नहीं सर, आते हैं। अच्छा, वो आते हैं, और कई दफा उन्होंने आने की कोशिश की। नहीं, इस दफा नहीं की। मैं वो बात आपको बताना चाह रहा था कि सबमरीन जो है वो ज़माना अमन में बहुत सारी जगहों का मुआयना, इंटेलिजेंस गैदरिंग पर एज अ रूटीन मैटर रहती है। तो ये मेरा कहना का मकसद होगा, आई डोंट नो कि ऑलरेडी हमारी सबमरीन उनके घर पे खड़ी थी या नहीं खड़ी थी। अच्छा, या कहाँ खड़ी थी, ये मुझको नहीं मालूम, मगर चूंकि सबमरीन को चलाने वाले हम सबसे पुराने खिलाड़ी हैं इस पूरे इलाके में, तो ये समझ लें आप कि ये नहीं है कि जी अभी हुक्म मिला तो यहां से सबमरीन निकली। वो तो बहुत स्लो चलती है ना, इतनी दूर। बॉम्बे यहां से 800 किलोमीटर है, गुजरात जो है वो 410 किलोमीटर है। तो इस बात का जवाब बस इतना ही समझें कि कुछ पता नहीं है कि हम उस वक्त हमारी सबमरीन कहाँ थी और उसको उन्होंने क्या ऑर्डर दिया। क्योंकि हम देखें, कभी भी प्रोवोक भी नहीं करना चाहते, जंग को बढ़ाना भी नहीं चाहते, हम बुनियादी तौर से एक दिफाई उसमें हैं। उनकी नेवी ने किसी किस्म का कोई हमला नहीं किया नहीं। तो वो दहशत इतनी है, 65 की वॉर में तो जनाब और दहशत ज्यादा थी। सदर सुइकार्नो थे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। आपको पता है उन्होंने क्या ऑर्डर दिया जब जंग शुरू हुई? उन्होंने अपने सबमरीनों को बोला, 2 सबमरीन, 2 मिसाइल बोटें और 2 गन बोटें आज और अभी पाकिस्तान रवाना कर दी जाएं और वहां जाके अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ लड़ें। उन चीजों की ऐसी दहशत थी। वो एक अलग बात है कि जब वो यहां पहुंची तो जंग 17 दिन की थी, वो खत्म हो चुकी थी। मगर ये सिर्फ कह देना और वहां से सबमरीन का चल पड़ना और मिसाइल बोटों का चल पड़ना, तो ये कोई
आसान काम नहीं है। अच्छा, एक बात अपना वैसा साहब ये बताएं कि 65-71 में पाकिस्तान ने भारत को बहरी मार्के में शिकस्त दी, 25 में वो खौफ के मारे जो है वो निकला ही नहीं। नहीं, वो निकले, लेकिन मगर एक खास उनकी हद से आगे हिम्मत नहीं पड़ी, हिम्मत हमला नहीं किया, जंग नहीं हुई। अपने मिसाइल की रेंज में वो नहीं आए। वो तो आपने बता दिया कि आपको नहीं पता कि सबमरीन कहाँ थी, लेकिन उनको शायद पता, उसी खौफ से जो है वो। उनको भी नहीं पता था। अच्छा, उनको भी नहीं पता था, नहीं करे। देखिए, ये फियर ऑफ अननोन जो होता है ना, हाँ, कि पता ही नहीं कि यार मेरे नहीं, करीब, मेरे दूर, वो इंटेलिजेंस नेटवर्क से उसको वो नहीं ट्रैक किया जा सकता। उसके लिए कॉम्पिटेंसी चाहिए होती है, उसके लिए समझदारी चाहिए होती है, उसके लिए बड़ा आपको मेहनत करनी पड़ती है कि भाई ये ढूंढो कि वो कहाँ है। अच्छा, हमने तो ढूंढनी थी ना उनकी सबमरीनें। अच्छा, इस दफा भी आपने ढूंढ ली थी उनकी, इस दफा 25 में? नहीं, इस दफा हमने नहीं ढूंढी, क्योंकि उनकी सबमरीन इधर आई नहीं। अच्छा, हमने तो कितनी दफा ये काम कर चुके हैं हम। ओके। तो एक बात ही समझ में नहीं आ रही कि इस सब कुछ होने के बावजूद जो भारतीय वज़ीर आज़म मोदी साहब, हम फिर भी उनके एहतराम से मोदी साहब ही कह देते हैं, और उनके वजीर दिफा फिर धमकियां देने पर आ गए, और ख़ास तौर पे सर क्रीक के हवाले से ये दे रहे हैं कि ये गीदड़ बक्कियां है, तो गीदड़ बक्की कहेंगे ना, इसकी इस वक्त वजह क्या है? बहुत ही उम्दा सवाल है ये आपका। हाँ, और इस सर और क्रीक ये इस वक्त का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं चाहूँगा कि मैं इसका एक तफसीली जवाब। बिल्कुल भाई, बात यह है कि उनके वज़ीर आज़म ने और उनके वज़ीर दिफा ने ये इतनी ज़्यादा धमकियों की ज़बान क्यों इस्तेमाल की, और कौन सी ऐसी इस वक्त एक्टिविटी है जिसकी वजह से ये इस्तेमाल की। तो मेरी नाचीज राय में इसकी 3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो बड़ी ऑब्वियस सी है और सबको ही मालूम है कि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। 11 नवंबर और 12 नवंबर को वहां इलेक्शन होने वाले हैं, और जब इलेक्शन होते हैं तो टेंशन क्रिएट करना और इस किस्म की गुफ्तगू करना, ये इंडिया का खासा है। आप उठा के तारीख देख लें, जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं तो ये होता है। और वो इलेक्शन जो हैं वो बीजेपी के लिए इंतहाई ज़्यादा अहमियत की इलेक्शन है, इसलिए कि बिहार में कभी भी इनकी इंडिपेंडेंटली हुकूमत कायम नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, बिहार की कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है कि वहां सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट बड़ा नंबर 40 आदमी लोकसभा में आते हैं। तो ये चाहते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमें किसी की सपोर्ट दूसरी पार्टी की ना पड़े और हम इंडिपेंडेंटली इस बात को जीत जाएं। तो ये तो एक रीजन सबसे ऑब्वियस नजर आती है। दूसरी रीजन जो वजह जो है इतनी उनकी थ्रेटनिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करने की, वो भी एक है कि मोदी साहब ने खुद कहा कि मैं तो इंतकाम की आग में जल रहा हूं, और मैं तो कर्जा मेरे ऊपर बहुत बड़ा है और मैं जरूर उतारूंगा। बात यह है, ये बड़ी मेरे लिए खुशाइन बात है कि उनको ये महसूस है अभी भी कि कर्जा उनके ऊपर हमारा ही है। यानी आप ये देखें, ये एडमिशन है हारने की, मार खाने की, और उस पर अफसोस करने की, और ये शायद करने की कि मैं उसका बदला लूंगा। सही है, ये दूसरी रीजन है। सही। और तीसरी और आखिरी रीजन जो आपने पूछी है कि भाई वो इस किस्म की जबान सिर क्रीक के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर क्रीक है क्या, ये भी बताएं? ये भी बताएंगे आपको सिर क्रीक क्या है। सिर क्रीक असल में है बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है। ये सिर क्रीक पानी की एक गुजरगाह है जो हाई टाइड में पानी भर जाता है और लो टाइड में पानी निकल आता है। दलदल, तो वो इलाका ऐसा है, दलदली इलाका है, मगर ये है कि ये बहरहाल एक क्रीक है जिसमें पानी आता है। हाँ, आता है और वापस भी जाता है। तो ये समंदर पे आके खुलती है, समंदर पे।
तो इसका प्रॉब्लम ये और है, 21 मुकाम पर है। गुजरात समझ ले सूबा जहां खत्म इंडिया ठीक का है। होता है हाँ। और सिंध शुरू होता है, ये इसके संगम पे है। ओके। इंडिया का गुजरात और हमारा सिंध। और सिंध का कौन सा शहर लगता है? कच्छ। कच्छ। ओके। कच्छ का वो भी मैं अभी सुनाता हूं आपको। आपने कच्छ याद दिला दिया। हाँ। वो भी सुन लें पहले हाँ। कि ये उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा हाँ। कि जनाब याद रखें, हाँ। इंडिया से सिर क्रीक के थ्रू जो है रास्ता वो कराची हार्बर तक जाता है। हाँ, ये बड़ा ये कहा ना ये उन्होंने। सवाल भी मैं आपसे पूछने वाला था। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा हाँ। कि यही रास्ता सिर क्रीक से गुजरकर और उनके जो पोर्ट है कांडला तक, हाँ। वहां तक भी जाता है। हाँ। और दूसरी बात ये भी वो भूल गए हाँ। कि सिर क्रीक से कराची का जो फासला है हाँ। उससे कहीं कम फासला कांडला पोर्ट तक है। कांडला पोर्ट उनकी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऑयल है वहां पर, सब कुछ बहुत कुछ है। सही है। ये वो भूल गए। और ये भी भूल गए हाँ। कि 1965 में अप्रैल की 4-5 तारीख थी, पाकिस्तान की फौज ने उनकी फौज की वो फैंटी लगाई कि पतलूने उतार के, पतलूने छोड़ के वो वहां से चले गए। आप कोई अखबार 1965 का, अप्रैल 1965 का ये जंग हुई थी, पाकिस्तान की प्रॉपर वॉर हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, पहली प्रॉपर जंग जिसमें पाकिस्तान ने उनके छक्के छुड़ा दिए, उनको भागने पे मजबूर किया। ये डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया, वो रन ऑफ कच्छ का इलाका भूल गए। तो वो रन ऑफ कच्छ जो था वो 1965 अप्रैल से लेके और जून तक ये 3 महीने लड़ाई हुई और वो हमने फैंटी लगाई। तो ये सारी बातें भूल गए ये बताना कि जनाब सिर क्रीक से रास्ता, जो रास्ता कराची पोर्ट आता है और वही रास्ता फिर हम उसको कांडला भी जाते हैं और वहां का रास्ता कम है। इस दफा वो सिर क्रीक की बात क्यों कर रहा है? अभी बताते हैं आपको। सिर क्रीक का आपने पूछा, तो सिर क्रीक की बात मैंने आपसे शुरू की कि जनाब इंडिया का गुजरात और हमारा सिंध, सही है, दोनों के दरमियान एक पानी की गुजरगाह है, इसको सिर क्रीक कहते हैं। 96 किलोमीटर लंबी है और मुख्तलिफ जगह से, कहीं बड़ी है कहीं छोटी है। ज्यादा से ज्यादा इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई जो है, समझ लें जैसे नहर होती है तो कहीं नहर पतली है कहीं छोटी है, लेकिन चूंकि ये टाइडल वेव है, पानी उसमें जाता है फिर वापस आता है हर 6 घंटे बाद, तो ज्यादा से ज्यादा उसकी चौड़ाई है 8 किलोमीटर और कई कई जगह पे जाके सिर्फ 300 मीटर तक है। अच्छा, लंबाई उसकी 96 है और ये डिवाइड करती है इंडिया और पाकिस्तान। सही है। 1914 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, उस रेजोल्यूशन में आर्टिकल नंबर 9 है जो सिर्फ इस काम के लिए था कि गुजरात की हद कौन सी है और सिंध की हद कौन सी है। सही है। ये मेरे ओपिनियन नहीं है, ये लिखा हुआ है और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाता है। बॉम्बे की जो गवर्नमेंट थी उसने 1914 में ये फैसला कर दिया कि इस सिर क्रीक का जो ईस्टर्न साइड है वो पाकिस्तान का इलाका है, यानी पूरी क्रीक का जो इलाका है वो सारा सिंध का है और उसकी दूसरी तरफ वो है गुजरात का। सही है। अब इंडिया ये कहता है कि नहीं साहब, एक दूसरे कानून के मुताबिक थल ग्रैंड एक कानून है, उसके मुताबिक ये जो पानी की छोटी सी एक नहर सी जा रही है, जिसको सिर क्रीक कहते हैं, जो कभी पतली है कहीं मोटी है, इसकी सेंटर लाइन से आप जमीन ले लें, लाइन ड्रॉ कर लें, ये इंडिया और ये पाकिस्तान। इसके लिए कई चीजें दरमियान में हुई उसको हल करने के लिए कि किसी तरह हल कर लें, और ये हल करना इंतहाई जरूरी है। उसकी वजह क्या है
ये इतनी इंपॉर्टेंस इस सिर क्रीक की क्यों बन गई? ये मोदी ने जो ये और डिफेंस मिनिस्टर ने शुरू किया, ये ऐसे ही शुरू नहीं कर दिया। उनको ये रियलाइज हो गया कि आज माजी के मुकाबले में इसकी अहमियत इतनी ज्यादा हो गई है। और किस वजह से है? वो उसकी दो बुनियादी वजह है। नंबर 1, इसके करीब और जवार में ऑयल एंड गैस के जखायर बेअंदाजा हैं। अच्छा, जिनको एक्सप्लोरेशन की जरूरत है। हाँ, ऑलरेडी जमीन पे हमारी तरफ ऑयल एंड गैस जो ओजीडीसी है उसके कुएं लगे हुए हैं। सही है, बहुत ही करीब विसिनिटी में। सो जो हमने सर्वे कराया है पाकिस्तान ने चाइनीज के साथ मिलके, उसमें ये बात सबको दुनिया भर को वाजे हो गई है कि ये जो इलाका है इंडस डेल्टा कहलाता है, इस इलाके में ऑयल एंड गैस के जखायर बेतहाशा हैं। दूसरी जबरदस्त बात क्या है? वो ये है कि पूरे एशिया में वन ऑफ द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड सिर क्रीक है। लेकिन वो दलदली जगह है वो तो। नहीं सर, दलदली जगह जो है, ये क्रीक जहां पानी है उसके साइडों में दलदली जगह है। हाँ, लेकिन ये जो क्रीक है जहां पानी होता है, जहां आता है जाता है, ये बेहतरीन फिशिंग ग्राउंड है। तो अभी वहां फिशिंग होती है? जी जी। और वो कौन करता है, पाकिस्तान के? मैं अभी पेश करता हूं आपको। तीसरा प्रॉब्लम ही यही है, क्योंकि वहां बेतहाशा और बहुत ही उम्दा किस्म की हयातियात है, यानी फिश है और बहुत सारी चीजें जो पानी के अंदर होती हैं। तो वहां कोई रोड तो है नहीं। हमें पता है कि ये हमारी बाउंड्री इस वक्त है डिस्प्यूटेड, उनको भी पता है। तो उनकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो उधर रहती है। हमारे जो मरीन्स हैं वो नहर के इस तरफ रहते हैं। बीच में जो मछेरे होते हैं उनके भी हमारे भी, वो उनको नहीं पता होता कि हम अभी इंडिया के पानी में हैं या पाकिस्तान के। इसलिए बेचारे पकड़े जाते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है? पकड़े जाते हैं। वो पकड़े जाते हैं और पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं। ये भी आपको हम बता दें कि वो परफॉर्मेंस हमारी वहां क्या रही और उनकी क्या रही। हाँ, पिछले 40 साल में हाँ, ये काम है हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का। तो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने बहुत उम्दा काम किया कि पिछले 40 साल में 8,000 से ज्यादा उनकी बोटें पकड़ी। 8,000? यस सर। और 15,000 से ज्यादा उनके बंदे पकड़ के ले आए। अच्छा। मगर यहां दिलचस्प बात यह है कि जिनको पकड़ के लाते हैं 3 महीने की जेल होती है, 3 महीने के बाद वो वापस छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। हाँ। लेकिन वो दोबारा आ जाते हैं। इससे क्या पता लगता है कि वो जगह इतनी लुक्रेटिव है, इतनी ज्यादा उसमें फायदा है कि वो दोबारा सर कैदी बनने को तैयार हैं। एक और भी डिबेट है इस हवाले से सर। एक मैं और बात खत्म कर लो इसकी इंपॉर्टेंस से। हाँ, हाँ, बहुत ही जरूरी। और वो प्राइम मिनिस्टर उनका और डिफेंस मिनिस्टर जो कह रहे हैं वो बहुत ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहे हैं। वो क्या है? चूंकि ये बाउंड्री डिसाइड नहीं है कि हमारा मशरकी किनारा हमारा है या सेंटर है, दोनों, जिस वक्त भी ये डिसाइड होगा तो इससे रेफरेंस पॉइंट लेके हमारा या उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ेगा या कम होगा। अच्छा। और ये कई हजार स्क्वायर किलोमीटर बढ़ सकता है अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, जो हम 1914 को रेफरेंस करते हैं। बहुत ज्यादा का मतलब 4,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमें मिल जाएगा। इसी तरह अगर उनकी पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट हो जाता है तो उनको इतना ज्यादा एरिया मिल जाएगा। अब आखिरी बात इसी सिलसिले की, वो ये है, एक चीज कहलाती है एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये जो मैंने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात की, ये 200 मील तक की है। यानी ये पॉइंट डिसाइड हो गया, इससे 200 मील पानी में जाके ये पूरा इलाका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। हाँ। जिसमें सिर्फ मादनियात, तेल, पानी, मछली वही निकाल सकता है जो वहां का EEZ का बॉस हो, या इंडिया या पाकिस्तान। एक्सक्लूसिव
इकोनॉमिक जोन 200 का है, उससे आगे है एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी जमीन का वो हिस्सा जो नेचुरली पानी के अंदर आपके जमीन से जुड़ा हुआ है, वो मिल जाएगा। तो इस वक्त ये भी मैं बात बड़ी समझने की है, इस वक्त इस पूरे खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसको यूनाइटेड नेशंस ने ये फैसिलिटी दे दी है कि हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 350 मील तक चला गया है। सही है। इस वक्त हमारे अलावा इस पूरे खित्ते में किसी की ये जो सबमिशन है, प्रपोजल है, अप्रूव नहीं हुई। 10 साल हो गए हैं, उससे भी बल्कि ज्यादा 14 साल हो गए हैं, इंडिया ने यही रिक्वेस्ट की हुई है उनको कि ये हमें दे दें। अभी वो जो वहां पे माशी सरगर्मियां हो सकती हैं खरबों डॉलर की, अभी कोई उसका बेनिफिशियरी हो रहा है अभी? अच्छा, एक बात आप इसमें आप ही आता हूं माशी से बात। तो ये जो है यूनाइटेड नेशन ने इंडिया का प्रपोजल जो उन्होंने दिया है एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो सिर्फ इस बात से रोका हुआ है कि जब तक ये सॉल्व नहीं होगा हम आपको नहीं देंगे। ये कितनी बड़ी बात है। हाँ। तो आपने अभी ये पूछा कि जनाब इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का फायदा किसको हो रहा है? नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। हर साल हमारे इलाके से 8 अरब की मछली इंडियन फिशरमैन पकड़ के ले जाते हैं। 8 अरब एवरी ईयर फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। तो ये नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान ने आज तक टोटल 18 कुएं खोदे हैं ऑफशोर एक्सप्लोरेशन फॉर ऑयल एंड गैस। हाँ। पहले 12 उसी इलाके के हैं करीब। ओके। 1960s और 70s में हमने खोदे थे और उनमें कमर्शियली वायबल नहीं निकला। तो बताने का मकसद यह है कि इसके इंटरनेशनल माशी बहुत बड़े इम्प्लीकेशन हैं कि जिसकी वजह से इस बात को उछाला जा रहा है। आखिरी बात, आप कहेंगे कि यार ये फिर इन दोनों ने मिलकर सॉल्व क्यों नहीं कर लिया? भाई इतना ज्यादा आप बता रहे हो उबैदुल्ला साहब के ये भी है, मछली भी है, तेल भी है, पानी भी है, तो सॉल्व क्यों नहीं कर लिया? ज्वाइंट सर्वे करवाया गया इंडिया और पाकिस्तान का इसी को रिजॉल्व करने के लिए 2007 में, और 2008 में प्रेसिडेंट मुशर्रफ मरहूम और मनमोहन सिंह इंडिया के, इन्होंने वो साइन करना था। दोनों ने एग्री कर लिया कुछ गिव एंड टेक करके कि ये सोल्यूशन इसका बेस्ट है और साइन कर। लेकिन वो 2008 में जब वो साइन होने वाला था, बॉम्बे अटैक हो गया और वो काम वहीं रुक गया। उसके बाद 2012 में फिर ये कोशिश की गई कि हम इसको साइन कर दें। इफ आई रिमेंबर करेक्टली 15 दिसंबर 2012 को ये दोबारा साइन होने के लिए गया दोनों हेड ऑफ स्टेट के पास, पाकिस्तान के और इंडिया के। अब सोचें आप क्या किया होगा उस वक्त। नरेंद्र मोदी वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। इसने अपने प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि पाकिस्तान से खबरदार, ये जो है आप बिल्कुल साइन नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज है और बड़ी बला चीज है और माशी तौर से और स्ट्रेटेजिकली और सेंसिटिव। वो इसलिए आज तक साइन नहीं हुआ। सॉरी, मैंने आपसे कहा था इसके लंबी बात होगी। इस तरीके से दोनों मुल्क की जो है वो अरबों रुपए की मईशत को उन्होंने, दोनों को नुकसान हो रहा है भारत की जिद की वजह से, इस हठधर्मी की वजह से दोनों का नुकसान। आप क्या समझते हैं इतनी आज की हालिया जो गिदड़ की बड़ा इसको शोर मचा हुआ मीडिया पे कि किसी को भी भारत दोबारा से खबरें ना गर्म हो गई है मई की तरह, दोबारा जंग होने वाली है, फला होने वाला है, तैयारी कर लो। पाकिस्तान के लोग तो जंग को बड़ा एंजॉय करते हैं, यहाँ तो कोई खौफ की पता नहीं होती, आपका सोशल मीडिया देखते हो। लेकिन क्या आप समझते हैं कि भारत की इतनी इस्तेदाद है, अस्करी इस्तेदाद, कि वो बहरी रास्ते से, चाहे वो सरकरीक हो या आपकी बंदरगाह हो, वो कराची पे हमलावर हो सकता है? मेरा शॉर्ट आंसर होगा कर सकता है। देखें उसकी थ्योरेटिकल कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस जो है, कैपेबिलिटी जो है, इंटेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, कैपेबिलिटी
कि मैं आपको 10 कारें दे दूं, 10 कार में 5 आदमी ज़रबे 10 कार 50 आदमी बैठ सकते हैं। आपका जहन कह रहा हो कि मैं जाऊंगा ही नहीं भाई, ना 50 आदमी ले जाऊंगा, मैं तो इन गाड़ियों को बेच दूंगा। उनके पास 1965 में भी कैपेबिलिटी थी, 1971 में भी थी, 2025 मई में भी थी, अभी भी है। क्या किया सर? इसके लिए जी गुर्दा चाहिए, इसके लिए अज़म चाहिए, इसके लिए प्रोफेशनलिज्म चाहिए, इसके लिए जनाब अल्लाह ताला पे यकीन मुकम्मल चाहिए। तो कैपेबिलिटी होना एक अलहदा बात है, उस कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करना। मैंने आपसे अर्ज किया ना, पूरी दुनिया में सिर्फ 11 मुल्क ऐसे हैं जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर उस वक्त भी एक बहुत बड़ी बला होती थी, आज भी है। आज भी है सर। पाकिस्तान के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास नहीं है, मगर जिसके पास है उसके किसी काम का नहीं है, उसने उसको डर के मारे इस्तेमाल नहीं किया, तो सर किस बात का? हाँ। और आपको पता है कि इस दफा उन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? हाँ। बात यह है कि साहब हमारे भी शौक अजीब अजीब हैं। हाँ, वो क्या है भाई? हमारा शौक तो है कि उनके मिग तैयारे गिराओ। अच्छा। पुलवामा हुआ, हाँ, तो हमने उनका मिग गिरा के अभिनंदन को चाय पिलाई। हाँ। अभी ये फलग्राम हुआ, हाँ, हमने फिर गिरा दिया उनका जहाज। तो हमें मिग गिराने की बड़ा शौक है हमें उनके, मतलब तो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पे मेनली जो जहाज हैं वो मिग ही हैं, समझ रहे हैं आप? हाँ। तो हमारा शौक ये है भाई, इसलिए वो नहीं आते। अभिनंदन पे याद आया। हाँ। ये अभिनंदन तो एक टर्मिनोलॉजी है ना, जासूस है, इसको अब यूं समझ ले। अभिनंदन एक उसको लेने, कभी आप नहीं सर, वो गुलबशन यादेव था, अभिनंदन तो पायलट था। आपके पायलट था, समझ गया, उसको इस टर्मिनोलॉजी में ले लें। तो कभी आपने पाकिस्तान की बहरिया ने उनके अभिनंदन पकड़े? सर देखें, पाकिस्तान नेवी ऑपरेट्स मेनली एट सी, और ये जो ऑपरेशन, ये जो बलूचिस्तान में बदअमनी है या और जगहों में पाकिस्तान में है, तो ये वो जासूस होते हैं कि जो लैंड पे ऑपरेट करते हैं या थ्रू लिंक करते हैं या थ्रू सैटेलाइट करते हैं। कुछ हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक एरिया है, एक उसका पैरामीटर है जिसमें वो रहकर काम करता है। एक बात फिर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि जो आजकल का इंडिया मीडिया, उनके जो थिंक टैंक्स हैं, वो कराची को टारगेट करने की बातें कर रहे हैं। तो जो दो बातें, एक तो कराची को टारगेट करने की बातें क्यों कर रहे हैं, और पाकिस्तान नेवी की जो इंटेलिजेंस है, नेवी इंटेलिजेंस, वो इस सारे मामले को कैसे देख रही है? सर सोच पे कोई पाबंदी नहीं है, सोचें। उन्होंने कहा था ना कि लाहौर के जेम खाना में जाके हम शराब पिएंगे। हाँ। तो उन्होंने पी ली? नहीं पी। उनकी वो फैंटी लगाई कि उनको दिमाग ठिकाने आ गया। तो उनकी सोच पे कोई पाबंदी नहीं है कि भाई हम जो आके यहाँ पर अपना पाकिस्तान कराची पोर्ट पे अटैक कर देंगे और कराची पे कब्जा कर लेंगे। हमने क्या चूड़ियाँ पहनी हुई हैं? हमने तो बता दिया, हमारा तो काम ही यही है। हम तो जैसे हमारे अंदरूनी हालात जो मर्जी हों, जब इंडिया की पाकिस्तान की जंग होती है तो हम सीसा प्लाई दीवार बन जाते हैं। हम अपने सारे एसेट सामने ले आते हैं। हम डिफेंसिव होने के बावजूद ऑफेंसिव हो जाते हैं। वो जरा मैली आंख से देखे तो हम आंखें निकालने को तैयार हो जाते हैं। और ये लफाजी की हद तक है नहीं, हमने अभी ये पुलवामा में भी और इसमें करके दिखा दिया ना। ये जो कह रहे हैं ना, सरकरी जो है वो एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है। ये फ्लैश पॉइंट जो ना एक बड़ा लफ्ज है, आप समझते हैं कि वाकई ये फ्लैश पॉइंट बन सकता है? अब की जंग जो हुई वो सरकरी की वजह से होगी या इस रूट पर होगी? ये आपका एरिया? सर अर्ज ये है कि ये सिर क्रीक इटसेल्फ जो एरिया है, ये तो मार्शी एरिया है, दलदली एरिया है। यहाँ टैंक नहीं चल सकता, यहाँ आर्मर जो है टैंक नहीं चल सकता, बड़ी गने तोपें नहीं चल सकती, आर्टिलरी नहीं चल सकती, और इवन जो बंदे हैं उनकी मूवमेंट भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड और बहुत स्लो है। तो फ्लैश पॉइंट ओनली इन कॉन्सेप्ट बन सकता है कि भाई किसी तरह इसको हल करें। हल करना ही एक है ना, ये नहीं है
वहां से कोई बड़े जहाज नहीं आ सकते। एक कोर चली आ रही है जमीन पे पैदल चलती हुई और सूरी क्रीक का एरिया क्रॉस के और कराची पहुंच गए, ऐसा नहीं है। मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं है। और मुमकिन ना होने की वजह क्या? बात यह है कि दोनों साइड पे 100%, आप ये देखें कि सिर क्रीक पे पाकिस्तान नेवी का एक हिस्सा है नया, वो है पाकिस्तान मेरीन्स। एक नया हिस्सा है पाकिस्तान मेरीन। ये अल्लाह मियां ने मुझे एक शर्फ बख्शा कि ये मैंने क्रिएट की थी आज से 35 साल पहले। अच्छा, माशाल्लाह। ये वो फौज है जो वहां बैठी है, और वो ऐसे डाई हार्ड लोग हैं कि वो हिलने नहीं देंगे। आपको तो लोगों को पता है कि यार लाहौर में बॉर्डर है, सियालकोट में बॉर्डर है, ये सिर क्रीक पे आई बॉल टू आई बॉल आंखों में आंखें डाल के बैठे हुए हैं, ना वो मूव कर सकते हैं ना हम। और हम तो हैं डिफेंसिव फोर्स ना, हम तो अपनी जमीन को बचाने के लिए बैठे हैं कि आप आएंगे तो हम आपको मारेंगे। वो आज तक आए नहीं, हमने मारा नहीं। एक दफा उन्होंने 2023 में इसके स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की थी आर्बिट्रेरीली, यानी एक तरफा तौर से बजोर ताकत के उन्होंने एक दफा यहां पर लैंड पे चेंज करने की कोशिश की। उनके साथ वो काम किया, वो जिंदगी भर याद रखेंगे। उनको हजीमत उठाना पड़ी और वापस जाना पड़ा जहां से। ये फौज के अंदर एक इंटेलिजेंस नेटवर्क की बड़ी अहमियत होती है। ऐसे कोई आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि जो भारत है वो कराची को जो न्यू मुंबई बनाना चाहता है, या उसका पहला हदफ जो है कराची से पहले गवादर होगा? ऐसी कोई? मैंने कहा सर, सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है, जो मर्जी सोचें। हाँ, गवादर की बात कर रहे हैं, मसला नगर सोचने को तो उन्होंने लाहौर भी सोचा था और पता नहीं कहाँ कहाँ सोचा था और क्या कुछ नहीं सोचा था, मगर ये नहीं हुआ। तो जहाँ तक गवादर की बात है, पाकिस्तान नेवी गवादर में 1958 से है। जिस दिन गवादर को टेक ओवर किया गया था सल्तनत ऑफ ओमान से, पाकिस्तान नेवी वहां थी और हमारे ही लोग गए थे उसको टेक ओवर करने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो हमारे कदम बड़ी मजबूती से वहां जमे हुए हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है भाई कि हम बैठे हैं पर्शियन गल्फ के दहाने पे। हमें मालूम है कि हमसे कई गुना ज्यादा इंडियन मर्चेंट शिप वहां से गुजरते हैं। तो ये सोचें भी ना और कभी ख्वाबों और ख्यालों में भी ना आए कि उसको कुछ ये कर सकते हैं। सर ये बताएं कि अगर भारतीय नेवी पाकिस्तान पे पहले हमला करने में खुदा न खास्ता कह लें कामयाब हो जाती है, तो आप जो पाकिस्तानी नेवी है उसका रिस्पांस टाइम क्या होगा? एक तो बात ये जहन में मैंने पहले भी कही कि सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप पीस टाइम में अपने दुश्मन पे नज़र रखें। बिल्कुल ठीक है। और वो नज़र हमने पहले दिन से उन पे रखी हुई है। उनके शिप हों, उनके हवाई जहाज़ हों, उनकी सबमरीन हो। सबमरीन का तो एक अलहदा बात बनती है कि उन पे बात करूं, मैं फादी बात करूंगा कि कोई सरप्राइज ना हो, क्योंकि सरप्राइज एक ऐसी चीज है जो किसी को भी बहुत डैमेज कर सकती है। तो हमारी इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो दूसरे जराए हैं जो हमने इंटीग्रेट कर लिए हैं अपने ड्रोन्स के, अपने हवाई जहाज़ों से, अपने शिप्स पे, अपने सबमरीन से, तो ये वो इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं जिससे ये मुमकिन नहीं है कि हमें पता ही ना लगे और हम पर अटैक हो जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, एक बात बताएं, ये नेवी के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे काम करती है, और इस हवाले से कोई वाकया अगर आप सुनाना चाहें हमारी कामयाबी का, तो अगर सुनाना चाहें तो। ये एक एरिया ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि मैं इस पर बात ना करूं तो बेहतर है, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस का तो जारी बात है, जैसे आप समझ रहे हैं वर्ड निकलेगा बात से तो वो बड़ी दूर तक बात चली जाएगी, और उसको मेरा ख्याल है फ़िलहाल रहने दें। हमने कई एक ऐसे काम किए
कि जिससे हमने उनके लोगों को या उनके नेटवर्क को तोड़ा इलेक्ट्रॉनिकली, और ह्यूमन इंटेलिजेंस से हमने वी वर एबल टू नैप थिंग्स हैपनिंग अदरवाइज। ओके, अच्छा, ये फिशरमैन की रूप में भी इंटेलिजेंस काम करती है भारत की, ये कह दें? दे कैन वर्क एनी साइड, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम भी तो ये, हमारे पास सारे हथियार और हमारे पास सारा साजो सामान मौजूद है कि अगर मच्छरों के रूप में आए तो हम कैसे पकड़ेंगे, ये काम हम बहुत पुराना जानते हैं। अच्छा, मच्छरों के रूप में उनका जासूस आएगा तो आपके पास, नेवी के पास इतनी कैपेसिटी है, उसको पहचान लेते हैं कि ये? देयर आर वेज एंड मीन्स ऑफ डूइंग दिस, और डिपेंड करता है कि क्या है, यानी किस लेवल की ऑपरेशन है वो। ओके, या तो सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग है तो शायद ये डिफिकल्ट हो, मगर इंटेलिजेंस गैदरिंग से ऊपर की कोई बात है तो फिर ये दोनों हमारा भी और उनका काम है। ये बात बताएंगे, अगर इस वक्त पाकिस्तान नेवी अगर चाहे तो एक रात में भारत के बहरी रास्ते को बंद कर सकती है, पैक कर सकती है भारत के, वही भारत के अंदर ही? मैंने जैसा कि पहले कहा कि हमारी एक डिफेंसिव फोर्स है, हम कोई एग्रेसिव डिजाइन ना उनके खिलाफ रखते हैं ना किसी के खिलाफ। हम तो प्रचार करते हैं कि इंटरनेशनल शिपिंग को कोई रुकावट ना हो, कोई परेशानी ना हो, सिर्फ हमारे एरिया में नहीं, किसी भी एरिया में इंटरनेशनल ट्रेड को, ये सबका काम है, और खास तौर से हम उसमें बहुत आगे आगे हैं कि किसी भी तरह हम ये ना करें। अगर फर्ज कर ले, आपके सवाल को मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि हम अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, हाँ, ये मैं समझा, है ना जी, वरना हमारा ये नहीं, हम तो अमन एक्सरसाइज करते ही इसीलिए हैं कि कोई ह्यूमन स्मगलिंग ना हो, कोई आर्म्स एंड एमुनिशन की स्मगलिंग ना हो, कोई और किसी किस्म की स्मगलिंग ना हो, कोई पायरेसी ना हो, कोई जहाज़ों को पकड़ के ना ले जाए, किसी को कोई तकलीफ ना हो। हम सर्च एंड रेस्क्यू कराते हैं, मगर आपका एक थ्योरेटिकल सवाल है कि भाई क्या हम उनके मर्चेंट शिप का रास्ता बंद कर सकते हैं? ये हमारा एम नहीं है, बात, लेकिन सलाहियत है। अगर सलाहियत इस तरह से है, मैंने पहले अर्ज किया कि पर्शियन गल्फ से उनके जहाज हमारे मुकाबले में कई गुना ज्यादा वहां से गुजर के आते हैं, और हम बैठे हैं गवादर में, जीवनी में और मारा में, वहां करीब में। तो हमारी ये काबिलियत बड़ी पावरफुल है कि हम उनको वहां से गुजरना ही ना दें, लेकिन ये हमारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी में कभी नहीं है कि जनाब हम इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टर्ब करें, और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी कोई ट्रेड से डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। मसलन इस दफा जो हमारी मई में ये हुआ है, हमने, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा एम है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान नेवी का, टू इंश्योर कि हमारी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खुली रहें, यानी हमारे मर्चेंट शिप आते जाते रहें, और हम उसमें कामयाब रहे, किसी ने इंटरफेयर करने की। जैसे पाकिस्तान ने इंडिया का जो है ना फजाई रूट्स बंद कर दिया, तो पाकिस्तान जो उनका जो बहरी रूट्स है उसको भी हम अटैक कर सकते हैं, जो कारोबारी हवाले से उसको बंद कर सकते हैं। वो रूट देखे ना, उसके लिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि बॉम्बे के बाहर जाके हम जहाज खड़े कर दें और उनके बॉम्बे के जहाज, बॉम्बे हार्बर के अंदर जहाज दें, ये हमारा ना सोच है और ना हम ये करना चाहते। चलो ठीक सर, अब ये बताएं, आखिरी सवाल है, सर क्रीक ले लें या भारतीय वजीर आजम की, वजीर दिफा की जो हालिया धमकियां हैं कि हम कराची को तबाह कर देंगे, ब्रद बना देंगे, पोर्ट को तबाह कर देंगे, दोबारा आ रहे हैं, दोबारा जंग होगी, भारत करेगा? मेरा अपना ख्याल है कि ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, चूंकि इतनी ज्यादा हाई और उस लेवल से शुरू कर दी है कि प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, तो आप टोटली रूल आउट नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, अपनी विजिलेंस बढ़ा दें, और विजिलेंस जो है इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस बढ़ा दें, अपने ड्रोन्स बढ़ा दें,
अपने वो ड्रोन जो आप खुद बनाते हैं या आपके पास बाहर के मुल्कों के हैं? हमारे पास बाहर के मुल्कों के भी ड्रोन हैं, हम अपने भी बनाते हैं, एयर ड्रोन भी बनाते हैं, और बहुत सारे और मुख्तलिफ ड्रोन भी हम इंडिजिनसली ये अपने घर में बना रहे हैं, जिसका काम ही यही है कि आंख रखें, अपने आप खुली आंख रखें और उनको मॉनिटर करते रहें ताकि हमें किसी किस्म का सरप्राइज ना हो। लगता क्या आपको होगी? मैंने अर्ज किया कि ये पॉसिबिलिटी जो है वो आप कभी रूल आउट नहीं कर सकते। यानी इतनी हजमियत उठाने के बावजूद, अब आप सिंपल ये ले लें, सबमरीन ले लें उनकी, 4 दफा उनकी सबमरीन हमारे इलाके में पीस टाइम जमाने अमन में आई, 4 दफा, 2016 में, 2019 में, 2021 में, 2022 में। चारों दफा हमने पकड़ के उसको वहीं बाहर निकाल लिया और उसको मजबूर किया कि वापस जाओ। अगर उन्होंने यही रवैया रखा तो शायद हमें कोई न्यू नॉर्मल बनाना पड़े कि भाई ऐसे ना छोड़ दें, कुछ ना कुछ करें, और उस कुछ ना कुछ करने के हम बहुत माहिर हैं, खिलाड़ी हैं। अच्छा, अभी तक तो नहीं किया। वैद साहब कुछ और आप कहना चाहेंगे? जनाब बहुत शुक्रिया आपका हमें यहाँ बुलाने का, और ये जो सेंट्रल थीम है कि सिर क्रीक पर इस कदर बड़े बड़े बयानात क्यों आ रहे हैं, मैंने बहुत तफसील से इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी बताई और उसकी इम्पोर्टेंस भी बताई, और मोदी साहब जो हैं और दूसरे उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी बढ़त का भी बताया कि ये इनकी 3 रीजन हो सकती हैं जो यहाँ पर हैं। आप जैसे फौजी हैं तो पाकिस्तानियों को कोई खतरा नहीं है, हमें पता है कि पाकिस्तान की फौज जाग रही है तो इसलिए कौम सुकून से सो रही है। ये थे हमारे साहब कमोडोर उबैद साहब, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।